अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप यूपी से संबंधित करंट अफ़ेयर्स को ठीक तरीके से तैयार करें। करंट अफ़ेयर्स का सेक्शन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम हर सप्ताह आपके सामने एक प्रोग्राम लेकर के आते हैं जिसका नाम है यूपी पीसीएस करंट अपडेट। इस प्रोग्राम में हम पिछले एक सप्ताह की यूपी से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, उन पर प्रश्नों के माध्यम से आपके साथ चर्चा करते हैं ताकि आपका करंट अफ़ेयर्स का जो सेक्शन है, ये पूरी तरह से तैयार हो जाए। तो चलिए आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा किए जाने वाले मायोजेनेसिस प्रयोग का संबंध किससे है? आपके लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि शुभांशु शुक्ला कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। तो यूपी की परीक्षा में हो सकता है कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएं और इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसमें थोड़ी विविधता भी हो। इसलिए इनके द्वारा किए जाने वाले अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रयोगों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि एक्सियोम 4 मिशन के माध्यम से हाल ही में 4 जो अंतरिक्ष यात्री अंतर जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर गए हैं, उसमें लखनऊ के शुभांशु शुक्ला भी हैं, ग्रुप कैप्टन हैं ये इंडियन एयरफोर्स में। तो इनका चयन किया गया था, ये गए हैं और इन्होंने हाल ही में कुछ अनुसंधान पर कार्य करना शुरू कर दिया है। तो आपसे पूछा गया है कि एक अनुसंधान जो ये कर रहे हैं, एक प्रयोग जो कर रहे हैं, मायोजेनेसिस, इसका संबंध किससे है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मस्तिष्क की कार्यप्रणाली, हड्डियों के घनत्व, कंकाल मांसपेशियों के क्षरण की जैविक प्रक्रिया को जानना या अंतरिक्ष यान की गति के बारे में पता लगाना। क्या होगा इसका सही उत्तर? जब तक हम इसका सही उत्तर आपको बताएं, इसकी व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करें, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और पॉज करके इसके उत्तर के बारे में सोच सकते हैं ताकि अपने स्तर पर भी आपका लगातार मूल्यांकन होता रहे, जिस मूल्यांकन के आधार पर आप अपनी तैयारी की दिशा और रणनीति दोनों ही तय कर सके। इसका सही उत्तर होगा कंकाल, जो कंकालीय मांसपेशी हैं, उनके क्षरण की, उनके कमजोरी की जैविक प्रक्रियाओं के बारे में जानना मायोजेनेसिस से संबंधित है। चलिए इस प्रयोग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने 29 जून 2025 को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस पर अपने अनुसंधान कार्य, अपने रिसर्च वर्क को शुरू कर दिया है। इनका जो मिशन कॉल साइन है शुभांशु शुक्ला का, वो क्या है? शुक्ष है। आप ये जानते हैं कि जो शुक्ष नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि शुभांशु के पहले 3 अक्षर क्या है? शु से बनते हैं। और एक्स क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि किसी भी व्यक्ति को इस तरह के मिशनों पर एक खास पहचान देने के लिए और लोगों के बीच, मिशन में शामिल लोगों के बीच एक त्वरित कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, एक स्पेसिफिक पहचान देने के लिए इस प्रकार के नामों को गढ़ा जाता है। तो इनका मिशन कॉल साइन है शुक्ष। शुभांशु शुक्ला ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर स्थित जो लाइफ साइंसेज ग्लो बॉक्स है, उसमें मायोजेनेसिस प्रयोग पर काम करना शुरू कर दिया है। ये इसरो द्वारा चुने गए 7 माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों में से एक है। कौन सा? मायोजेनेसिस। माइक्रोग्रेविटी प्रयोग क्या होते हैं? जो बहुत ही कम, या आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर माइक्रोग्रेविटी जैसी स्थिति है, यानी किसी भी सामान पर किसी प्रकार का गुरुत्वीय बल नहीं लगता है। एक प्रकार से भारहीनता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, व्यक्ति तैरता हुआ सा नजर आता है। तो वहां पर कई जिस भी प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, उनको माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों के नाम से संबोधित किया जाता है। उन्हीं प्रयोगों में से एक प्रयोग है मायोजेनेसिस। ये जो प्रयोग है, ये बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेम सेल साइंसेस एंड रीजेनरेटिव मेडिसिन द्वारा प्रस्तावित है, जिसको इंस्टेम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें किस प्रकार का अध्ययन किया जाएगा? वस्तुतः अंतरिक्ष में जो कंकालीय मांसपेशियां होती हैं, वो किस प्रकार से कमजोर पड़ती हैं, उनके कमजोर पड़ने की जैविक प्रक्रियाएं क्या हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस क्या हैं, वो संबंधित है मायोजेनेसिस से। उसका पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। उद्देश्य यही है कि स्पेस यात्रियों की मांसपेशियों की रक्षा की जा सके, इस प्रकार की जैविक प्रक्रियाओं को समझा जा सके जिससे मांसपेशियां कमजोर पड़ती हैं। और अगर हमने जैविक प्रक्रियाओं को समझ लिया तो भविष्य में हम इस प्रक्रिया को एक प्रकार से नियंत्रित भी कर सकते हैं, मांसपेशियों की रक्षा कर सकते हैं और साथ ही पृथ्वी पर मांसपेशियों से संबंधित जो कमजोरी के जितने भी रोग हैं, उनके लिए भी उपचार विकसित किए जा सकते हैं। इस प्रयोग का महत्व ये है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में जिसका उद्घाटन हुआ है, ग्रीन डेटा सेंटर किस स्थान पर स्थित है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, मेरठ, कानपुर, लखनऊ या गाजियाबाद। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा गाजियाबाद। चलिए इसके बारे में जानते हैं। ग्रीन डेटा सेंटर है। ग्रीन डेटा सेंटर का आप समझ गए होंगे कि एक इस प्रकार का डेटा सेंटर है
जहां पर जो भी चीजें इस्तेमाल होंगी उसमें ऊर्जा की स्रोत कैसे होंगे, ग्रीन होंगे, यानी जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ावा नहीं देते होंगे। जब हम ग्रीन हाउस गैसेस की बात करते हैं तो उसमें कौन सी 4 प्रमुख गैसें आती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रस ऑक्साइड। तो अगर कोई भी हम ऐसी प्रक्रिया अपनाते हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन न हो तो हम इस प्रकार की प्रक्रिया को सामान्यतः ग्रीन के नाम से संबोधित करते हैं। और अगर हम किसी प्रकार का डेटा सेंटर का प्रयोग करते हैं जिसमें बहुत बड़े स्तर पर बिजली का इस्तेमाल होता है और हम बिजली के इस्तेमाल में उस प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनाते हैं जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन न हो, तो इस प्रकार के डेटा सेंटर को हम क्या कहेंगे? ग्रीन डेटा सेंटर कहेंगे। तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में अत्याधुनिक ग्रीन डेटा सेंटर का उद्घाटन किया गया है। परियोजना के बारे में बात करें तो यह परियोजना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और ईएसडीएस जो कि एक सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी है और मुख्यतः डेटा सेवा प्रदाता कंपनी है, इन दोनों के बीच एक संयुक्त पहल है। इसमें 1000 करोड़ रुपए का अनुमानित निवेश किया जाएगा। इसकी मुख्य जो मुख्य विशेषता यह है कि ये पूरा डेटा सेंटर ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करेगा, जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उत्सर्जन नहीं होगा क्योंकि नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित है और नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होने के साथ साथ इसे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि कम से कम यहाँ पर ऊर्जा का उपभोग किया जा सके और कम से कम ऊर्जा का उपभोग किया जा सके। इसके लिए किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? जैसे परावर्तक छत का इस्तेमाल हुआ है। परावर्तक छत किस प्रकार की छत होती है? ये इस प्रकार की छत होती है जिस पर ऊपरी स्तर पर इस प्रकार का पेंट होता है जो सूर्य से आने वाली किरणों को परावर्तित कर देता है और ये अंदर प्रवेश नहीं कर पाती, जिससे हीट कम जनरेट होती है। और जब हीट कम जनरेट होती है तो आपको एसी जैसी चीजों की भी कम आवश्यकता पड़ेगी। तो इस तरह की चीजों को इस डेटा सेंटर में प्रयोग किया गया है। परावर्तक छत का प्रयोग किया गया है, साथ ही वर्षा जल का संचयन भी यहां पर किया जाएगा और स्मार्ट शीतलन प्रणाली अपनाई गई है। इस प्रकार के डेटा और इस प्रकार के सेंसर का इस्तेमाल किया गया है। जब आवश्यकता पड़ेंगे तभी वो ऑटोमेटिक तरीके से कूलिंग की व्यवस्था करेंगे और जब आवश्यकता नहीं होगी तब अपने आप कूलिंग बंद हो जाएगी। ये सारी चीजें ऑटोमेटिक होगी। इस प्रकार की डेटा सेंटर की शुरुआत गाजियाबाद में की गई है और इसीलिए इसको ग्रीन डेटा सेंटर कहा गया है। अगला प्रश्न क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गैंडा संरक्षण योजना के तहत नए रिहेबिलिटेशन सेंटर कहां स्थापित किए जा रहे हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने। जिम कॉर्बेट बाघ अभ्यारण्य, अमेठी वन क्षेत्र, बांदा वन्य जीव अभ्यारण्य या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर। डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो गैंडा पुनर्वास केंद्र यानी राइनो रिहेबिलिटेशन सेंटर और संरक्षण योजना के बारे में जानते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंडों के लिए और अन्य संकटग्रस्त वन्य जीवों के लिए, जितने भी एंडेंजर्ड वन्य जीव हैं, उनके संरक्षण के लिए एक नई योजना शुरू की है और इस योजना के अंतर्गत दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर में 2 नए राइनो रिहेबिलिटेशन सेंटर यानी गैंडा पुनर्वास सेंटर आरआरसी यानी राइनो रिहेबिलिटेशन सेंटर 3 और 4 बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वहां 1 और 2 पहले से ही है। आरआरसी 1 और आरआरसी 2 पहले से ही गैंडों के संरक्षण के लिए काम करते हैं। ये जो परियोजना है ये तराई क्षेत्र की जैव विविधता को बचाने और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण के उद्देश्य से लागू की गई है। आप ये जानते हैं कि अगर हमें वन्य जीवों का संरक्षण करना है तो उसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि हम उनके आवासों को ठीक तरीके से संरक्षित करें। ये पहली ही आवश्यक शर्त है। अगर आवासों को ठीक तरीके से संरक्षित कर लेते हैं तो उनके वहां रहने की जो मौलिक स्थितियां हैं उनका निर्माण धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। तो आरआरसी 3 और आरआरसी 4 को पहले से मौजूद आरआरसी 1 और आरआरसी 2 की तर्ज पर विकसित किया गया है। इन क्षेत्रों में खुले वन क्षेत्र और विशेष निगरानी व्यवस्था अपनाई जाएगी जिसमें गैंडों की स्वाभाविक प्रवृत्ति बनी रहे। इस प्रकार का माहौल प्रदान किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की आर्टिफिशियलिटी ना हो जिससे गैंडों की संवेदनशीलता प्रभावित हो। परियोजना से अन्य संकटग्रस्त वन्य जीव जो प्रजातियां हैं उनको भी संरक्षित करने में मदद मिलेगी। केवल गैंडों का ही संरक्षण नहीं होगा बल्कि अन्य वन्य जीव प्रजातियां हैं जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, किसी भी क्षेत्र के पारितंत्र को बनाने के लिए जरूरी है, उनका भी संरक्षण इस पुनर्वास केंद्र और संरक्षण योजना के अंतर्गत किया जाएगा। अगला प्रश्न है सालखन या सलखन फॉसिल्स पार्क किस राज्य में स्थित है?
मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश या बिहार? क्या होगा सही उत्तर? कहां पर स्थित है सलखन फॉसिल्स पार्क? ये सोनभद्र में स्थित है। उत्तर प्रदेश का जिला है सोनभद्र, वहां पर यह स्थित है। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में इसको शामिल किया गया है। कहां पर यह स्थित है? ये रोपड़गंज से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और पार्क जो है वो सलखन गांव के पास है और इसीलिए इसको सलखन या सालखन के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को विश्व धरोहर नामांकन प्रक्रिया का पहला कदम क्या है? पहला कदम है कि किसी स्थल को पहले अस्थायी सूची में शामिल किया जाता है। उसके बाद यूनेस्को की जो टीम है वो उस स्थल का निरीक्षण करने के लिए जाती है, जो आमतौर पर 1 वर्ष का समय लेता है। पार्क अगले 2 वर्षों में ऐसी उम्मीद है कि यह विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त कर सकता है। इससे क्या होगा? अगर विश्व धरोहर का दर्जा सलखन फॉसिल्स पार्क को मिल जाएगा तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह उत्तर प्रदेश की पर्यटन छवि को बेहतर करने में भूमिका का निर्वहन कर सकता है और उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म के साथ साथ वैज्ञानिक शोध को भी बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश वैज्ञानिक शोध का भी केंद्र हो सकता है आने वाले समय में। जहां तक हम जीवाश्म की बात करते हैं, अलग अलग जो जीवाश्म की साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसकी बात करते हैं। पार्क को दुनिया के सबसे प्राचीन जीवाश्म स्थलों में से एक माना जाता है, सलखन फॉसिल्स पार्क को, जो कि सोनभद्र जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, रक्षा सामग्री और भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी DMSRDE किस राज्य के किस शहर में स्थित है? आपके सामने ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र पुणे, उत्तर प्रदेश कानपुर, तमिलनाडु चेन्नई या कर्नाटक बेंगलुरु। तो एक कानपुर में स्थित है और इसके बारे में जान लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में रक्षा राज्य मंत्री ने उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान और विकास प्रतिष्ठान, जो कि DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला है, किसकी प्रयोगशाला है? DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला है, इसका दौरा किया रक्षा राज्य मंत्री ने। और ये स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों, विशेषकर ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करने के कारण लगातार चर्चा में आया है। और साथ ही अगर हम इससे स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों का नवाचार करते हैं और नई नई प्रौद्योगिकियां इससे डेवलप होती हैं तो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में इसकी विशिष्ट भूमिका हो सकती है रक्षा क्षेत्र में, इसलिए इसका महत्व है। तो स्वदेशी रक्षा नवाचारों को मान्यता प्रदान की गई है। किस प्रकार की मान्यता प्रदान की गई है? इसके द्वारा उन्नत रक्षा प्रणालियां और स्वदेशी उत्पादों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इसको मान्यता प्रदान की गई है, इसको सराहना मिली है। किस प्रकार के इसने विकास किए हैं? जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट लेवल 6 का निर्माण करना में इसने कामयाबी हासिल की है। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है ये लेवल 6 बुलेट प्रूफ जैकेट। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में जीवित रहने की क्षमता बढ़ाने वाली जो गुप्त सामग्रियां हैं उसकी भी एक श्रृंखला का निर्माण इसके द्वारा किया गया है, इस प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है, जो कि DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला है। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग रक्षा उत्पादों का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और उद्योग सहयोग में भी अग्रणी है। इस संस्था द्वारा पिछले 2 वर्षों में सभी DRDO प्रयोगशालाओं में सबसे अधिक प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किया गया है। तो इसके महत्व को आप देख सकते हैं, विशेष तौर से अगर हम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशाला ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ही उद्योग और शिक्षा जगत के साथ सहयोग पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से रक्षा उत्पादों के निर्माण में ये विकसित भारत के दृष्टिकोण को सामने रखते हुए आगे बढ़ रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन जिले या जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से लगती है? आपके सामने ऑप्शन है देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़ या ए और बी दोनों। तो चलिए बलिया जिले की अवस्थिति देख लेते हैं। आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है वो बलिया जिला है और इसकी सीमा देवरिया, मऊ और गाजीपुर से लगती है। तो 3 जिलों से इसकी सीमा लग रही है। आजमगढ़ यहाँ पर स्थित है तो आजमगढ़ की सीमा इससे नहीं लगती है। इस प्रकार से आजमगढ़ को अगर आप हटा देंगे तो गाजीपुर आ जाएगा, देवरिया आ जाएगा, यानी ए और बी ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्र केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? हाल ही में इसको कैबिनेट की मंजूरी मिली है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, देवरिया, लखनऊ, आगरा का सिंगना या कानपुर। क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा आगरा का सिंगना में ये स्थापित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र का दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र। कहां पर? आगरा के सिंगना में स्थापित होगा। तो सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगना में
पेरू स्थित अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र न केवल घरेलू किसानों की बल्कि अन्य दक्षिण एशियाई देशों के किसानों की भी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है खाद्य एवं पोषण के स्तर में बेहतर बढ़ोतरी करना। आप जानते हैं कि आलू एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसका अधिकांश घरों में प्रयोग होता है और इसके माध्यम से आप पोषण सुरक्षा बहुत बड़ी जनसंख्या को प्रदान कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसानों की आय में भी बढ़ोतरी की जा सकती है। आलू और शकरकंद की उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। कटाई के बाद अगर हम प्रबंधन और इसकी मूल्य श्रृंखला पर ध्यान दें तो किसानों की आय में सुधार करके और इस पूरे तंत्र को खड़ा करके बेहतर रोजगार की दशाएं भी उत्पन्न कर सकते हैं, रोजगार सृजन भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस प्रस्तावित केंद्र के लिए 10 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी है। परियोजना की कुल लागत कितनी होगी? 1071 करोड़ रुपए होगी, जिसमें भारत 111 करोड़ रुपए का योगदान देगा और अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र 60 करोड़ रुपए अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। रोजगार पर प्रभाव किस प्रकार से होगा? आप जानते हैं कि भारत का जो आलू क्षेत्र है वो न केवल प्रोडक्शन यानी उत्पादन के लिए बल्कि उसकी प्रोसेसिंग यानी प्रसंस्करण, पैकेजिंग, परिवहन और विपणन यानी मार्केटिंग के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में एक विस्तृत मूल्य श्रृंखला मौजूद है और इन सारे क्षेत्रों को अगर आप ठीक से मिला देंगे और इसका एक पूरा मैकेनिज्म तंत्र खड़ा करने की कोशिश करेंगे अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के माध्यम से, जो कि भारत के अलग क्षेत्रों में न केवल आलू की खेती को बढ़ावा देगा बल्कि किसानों की आय को भी बढ़ावा देने की कोशिश करेगा। तो जब ये आप पूरा मैकेनिज्म खड़ा करेंगे तो उससे बहुत बड़े स्तर पर भारत के और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार भी सृजन करने में, रोजगार भी उत्पन्न करने में मदद मिलेगी। अब आपके लिए एक विशिष्ट सूचना है और विशिष्ट सूचना यह है कि दृष्टि आईएएस ने एक नई पहल की है एसएससी के छात्रों के लिए। पहल क्या है? दृष्टि एसएससी चैनल भी अब आपको मिलेगा और दृष्टि एसएससी की चैनल पर आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिलेंगे, डेमो क्लासेस मिलेंगी, एग्जाम नोटिफिकेशंस के साथ साथ जो स्ट्रेटजी वीडियो है जो आपकी तैयारी को सही दिशा देने का प्रयास करेंगी, ऐसी रणनीतिक वीडियो भी आपको प्राप्त होंगी। इसलिए तुरंत डाउनलोड कीजिए दृष्टि एसएससी चैनल और ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए और अधिक जानकारी के लिए एक नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 8750187501। इस नंबर पर कॉल करके भी आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। अभ्यास प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात सबसे कम है? आपके सामने ऑप्शन है गौतम बुद्ध नगर, बागपत, कानपुर या उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।